अनामिका जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा को लेकर उपस्थित हुई हूँ। यूँ तो ये संग्रह ज़्यादातर सबने पढ़ लिया है और इसके ऊपर अनामिका जी को साहित्य अकादमी भी मिला है। नमस्कार स्वामी ध्यान कल्याण जी, स्वागत है आपका। लेकिन इसी अवसर पे उनकी कविताओं पर बातचीत करने के लिए मुझे लगा कि ये संग्रह सबसे उपयुक्त रहेगा। अनामिका जी अपने लेखन में एक नई काव्य भाषा का निर्माण करती हैं, एक नई दृष्टि देती हैं, एक नया फलक रचती हैं। उनकी जैसी सशक्त कवित्री जब कुछ कहती हैं तो उसमें एक सार होता है। रजनी मोरवाल जी नमस्कार, शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उनके कहने की जो शैली है वो पढ़ते हुए आपको लगेगा कोई सखी आपसे गुफ्तगू कर रही है। अब यहाँ कविता से कवित्री संवाद कर रही है या आपसे एक संवाद कर रही हैं, आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। सीमा भाटिया जी नमस्कार। आपको लगेगा कि ये संवाद किसका है? ये संवाद जैसे हमारा, आपका, हम सबका है। आपके मन की बात, मेरे मन की बात, इसके मन की बात, उसके मन, सबके मन की बातें वो जो रोजमर्रा के जीवन से लेकर राजनीति, घर गृहस्थी, समाज, सबकी परिक्रमा करती हैं। आपको लगेगा आप अपनी पड़ोसन से वार्ता कर रहे हैं, आप स्वयं से संबोधित हो रहे हैं, आप नई ऊर्जा से लबरेज हुए जा रहे हैं। कविता का एक नया रूप आपको देखने को मिलता है। आप कवित्री के अंदर की करुणा से परिचित होते हैं और करुणा का एक सोता आपके अंदर भी बहने लगता है। बस यही कविता पूर्णता पा जाती है। नमस्कार महेश गोस्वामी जी। यहीं पर कविता पूर्णता पा जाती है, यानी एक कवि के कहने का जो उद्देश्य होता है वो पूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो वो कह रहा है वो पाठक की सघन संवेदनाओं तक पहुंचे, पाठक उन्हें अनुभूत कर सके। एक ऐसे ही फलक का निर्माण करती हैं अनामिका जी की कविताएं। तो सबसे पहले मैं उनकी एक दो कविताएं पढ़ के आपको उसकी एक झलक प्रस्तुत करती हूँ और उसके बाद उन कविताओं पे भी हम बात करते चलेंगे। एक कविता है उनकी गठरियां। वह एक अधकिला सा दिन था और प्रसन्न बह रही थी हवाएं। भूख बहुत जोर की लगी थी। आंचल की गांठ में बचा वह अंतिम नोट निकाला और उड़ा दिया, जैसे कभी कबूतर उड़ा दिए थे नूरजहां ने। किसकी नूरजहां हूं मैं? इस अंधियारे कमरे में यूं तीन खुरचती आटे की। सोच ही रही थी कि दूर कहीं से आते बुध दिखाई पड़े, कंधे पर अपने उठाए हुए गठरी पृथ्वी के दुखों की। पृथ्वी खुद भी एक गठरी सी पड़ी हुई थी उनके कंधों पर, चने और सत्तू की नन्ही पोटलियों के साथ, जो थेरियों ने उनको थमाई थी। अब मेरा रास्ता आसान था। उनके ही पद चिन्ह टोहती उल्टी दिशा में मैं लौटी उन थेरियों तक जिन्होंने उनको उन तक ही भेजा था वापस। भूख, प्यास, नींद और कामना भी थेरियां ही हैं। रास्ता दिखाती हैं और साथ कभी नहीं छोड़ती। तो सबसे पहले मिली मुझको तृष्णा थेरी ही। अब तृष्णा थेरी क्या कहती है?
वह मुझसे उमककर मिली और आंखों में आंख डाल बोली, मैं आदिम भूख हूं बेटी, मुझको पहचान रही हो? दुर्भिक्ष में चूल्हा एक फकीर की आंख सा धंसा जांचता है गौर से मुझको, हंसता है और अट्टहास की तरह फैल जाती हूं मैं हर तरफ। कभी कभी मैं शादी की सेज पर भी जगती हूँ, एक दुस्वप्न की तरह। 3 मिनट की ट्रैफिक लाइट के बाद धाएं धाएं धक धक सब धूल धुआं। दुल्हन की आंखों में चकित थकित हंसती है दिन भर की सब घुड़कियां, और फिर पचती हैं अध खाए अन्न की तरह धीरे धीरे। वितृष्णा इसको ही कहते होंगे बनते, है ना? मैं आपको जानती हूँ माँ, मैंने कहा। मीटिंगों, ये ध्यान दे के सुनिएगा जो आगे के शब्द हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मीटिंगों, क्लासों, सभाओं के बीच भी एक झपाके में अचानक उतर आती थी नींद बनकर अबाबील सी, और लंच ब्रेक के बहुत पहले पेट में खुट 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 करती थी। घोंसला बनाती गौरैया सी वो आप ही थी ना? थोड़ा मुस्काई, फिर बोली, हाँ हाँ मैं वो ही हूँ। गौतम के सूखे होठों से पपड़ियों सी एक कटोरी खीर में जो झड़ी थी। दिन भर की खटनी के बाद मिले 5 रुपये की एक मलाई बर्फ लेता है जब मजूर बच्चा, और मुझे बहलाता घर की तरफ भाग लेता है। बीमार आजी की खातिर बची होती है उसके उन हाथों की सींक में मलाई बर्फ जितनी, उतनी ही मैं छोड़ देती हूँ स्पेस प्यार व्यार की खातिर हर दिल में। तो ये है अनामिका जी की कविताओं का फलक, जहां वो तृष्णा थेरी तो माध्यम है कि तृष्णा हर मनुष्य के अंदर होती है, प्रत्येक में कोई ना कोई तृष्णा है, बिना तृष्णाओं के जीवन संभव ही नहीं है। तो उन तृष्णाओं को व्याख्यायित करती कविता जो है स्त्री जीवन, उसकी तृष्णाओं का कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत कर रही है, जिसमें सिमोन की दी हुई परिभाषा को वो चरितार्थ कर रही है कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। जो पहले मैंने सुनाई कविता, पृथ्वी के जो अपने कंधे पे बोझ लिए चल रही है और वो सौंप देती है एक स्त्री को। एक पृथ्वी अपना जो कहते ना भार जो एक किसको देगी, किसको सौंपेगी? स्त्री को। क्यों? क्योंकि वो ही सक्षम है उसके भार को उठाने में। केवल भार नहीं है ये एक उत्तरदायित्व भी है। तो साथ में वो एक चीज और कहती हैं, भूख प्यास नींद और कामना भी थेरियां ही हैं और ये पृथ्वी सौंप रही है। तो ये जो चीज है ना कि सिमोन ने भी जो कहा स्त्री होती नहीं, पैदा नहीं होती, बनाई जाती है, ये पंक्ति जो है इस कविता पर पूरी तरह चरितार्थ होती है। पृथ्वी से लेकर स्त्री दोनों के जीवन की समानता को उन्होंने इसमें दर्शा दिया। साथ में पृथ्वी अपनी विरासत सौंप रही है एक सक्षम स्त्री को, जहां पे एक तरफ स्त्री में बनाई जा रही है, पृथ्वी द्वारा स्त्री बनाई जा रही है, और दूसरी तरफ उसमें करुणा और प्रेम को रोपा भी जा रहा है। क्यों रोपा जा रहा है? क्योंकि करुणा और प्रेम ये ही दोनों सबसे मजबूत इस आधार स्तंभ हैं जिस पर पूरा संसार टिका हुआ है। और ये जो इनको उठाने का दायित्व एक स्त्री ही उठा सकती है, जो संसार में उसको फैला सकती है, प्रेम को, करुणा को, ये एक स्त्री ही कर सकती है। इसलिए पृथ्वी जो है अपना दायित्व स्त्री को सौंपती है। तो
जो सिमोन की पंक्ति है वो यहाँ आकर आधार पा जाती है कि स्त्री बनाई भी जा रही है और किस सांचे में ढाली भी जा रही है, मानो ये उसी को एक तरीके से अनामिका जी ने अपनी कविता में मतलब व्याख्यायित किया है। मेरे तक ये कविता इस तरह से पहुंची है। थेरी गाथा के माध्यम से अनामिका जी ने स्त्री जीवन के बहुत से आयामों को प्रस्तुत किया है। तृष्णा थेरी, स्मृति थेरी, भाषा थेरी, वितृष्णा थेरी, सरला थेरी, मुक्ता थेरी, शांता थेरी, मतलब थेरी के कितने रूप। थेरी मतलब थेरी कोई ये नहीं है कोई अलग से कोई नाम है, नहीं, ये हमारे अंदर ये जो भावनाएं हैं उनको नाम दिया है उन्होंने। हमारे अंदर की भावनाओं का नाम है, और कैसे, या भावना कह लो, आपके जीवन के पड़ाव कह लो, उनका नाम है ये। और उनके माध्यम से पूरे स्त्री जीवन को, मनुष्य के जीवन को उन्होंने एक तरह से व्याख्यायित किया है इस संग्रह में। के साथ में उन्होंने ये बताया कि इन थेरियों के माध्यम से कि स्त्री का जीवन कितने मोड़ों से मुड़ता है, किन राहों से वो गुजरती है, वो क्या होती है, वो क्या बन जाती है, वो बनना क्या चाहती है और उसको बनाया क्या जाता है। केवल उसको ही उन्होंने नहीं संजोया, उन्होंने राजनीति को, उन्होंने समाज को, उनके यथार्थ को भी इस पटल पर रखा है। और यही कवि का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि वो अपने समय को अपने लेखन में उतार कर लाए, और आज के संदर्भ को उन्होंने अपनी कविताओं में संजोया है। बात करती हैं वो बुद्ध की और थेरियों की, लेकिन उसके माध्यम से वो आज के समय की, आज की स्त्रियों की बात कर रही हैं। यहाँ पे वो ये कह रही हैं कि बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने वाली स्त्रियों के जीवन का सत्य नहीं है ये उन सभी स्त्रियों के जीवन का सत्य है जो इनसे गुजर रही हैं, और इससे वास्ता हर स्त्री का पड़ता है इन राहों से। उनके कहने का यही मुख्य उद्देश्य है, बचपन से बुढ़ापे तक की यात्रा के एक एक पल को का जैसे मतलब हिसाब किताब होता है, वो उन्होंने इस संग्रह में संजोया है। नमस्कार गीता श्री जी, आपका स्वागत है। अब उसकी एक झलक आप अगली उसमें देखेंगी मुक्ता थेरी में। शुक्रिया सुनीता जी। मुक्ता थेरी क्या बोलती है, अब वो सुनिए। मृत्यु का क्या किया सॉरी मृत्यु का क्या, वह तो मोहल्ले की लड़की है, आगे नाथ न पीछे पगहा, काली माई की तरह बाल खोले हुए घूमती रहती है इधर से उधर, टूअर टापर। हर फसाद, हर दंगे के बाद एक बड़ी झाड़ू लिए घूमती है वह, और झुककर बुहारती है कौशल से पूरी सड़क। आकाश एक बड़ी बोरी है, उसकी ही पीठ पर पड़ी, झाड़ू लगाती लगाती धम बैठ जाती है वह तो कभी भी कहीं, और देखते देखते घेर लेते हैं उसे शूशी शूशी खेलते पिल्ले, बिलौटे और चूजे। वृद्धाएं उसको बहुत मानती हैं, वृद्धाएं उसको बहुत मानती हैं, टूटी हुई खाट पर टूटी हुई देह और ध्वस्त मन लेकर पड़ी हुई वृद्धाएं, बची हुई सांसों की पोटली और एक टूटी मोबाइल तकिए के नीचे दबाए करती है इसकी प्रतीक्षा कि वह किलकती हुई कहीं से आए, जमकर करे तेल मालिश और कुछ बोले बतियाए, कहीं ले जाए। उसके लिए छोड़ देती हैं वे एक आटे की लोई, खूब झूर झूर सेंकती हैं वह जीवन की रोटी। सांसों की भट्टी के आगे छितराई हुई धीरे धीरे तोड़ती है वह अपने निवाले तो। पेशानी पर उसके एक बूंद चमचम पसीने की गुलियाती तो है जरूर, पर उसे वह नीचे टपकने नहीं देती। आस्तीन से पहुंच देती है ढोल ढकर कुर्ते के। कम से कम 25 बार
हमको बचाने की कोशिश करती है वह इसी तरह, हमारे टपकने के पहले। बड़े रौब से घूमती है इस पूरी कायनात में यूं ही। आपकी परछाई है ना वह, आप उसे बांध नहीं सकते। हाँ, लांग सकते हैं सातों समुंदर, पर अपनी परछाई लांग नहीं सकते। डरना क्या, वह तो रही, वह रही, मृत्यु ही तो है ना। मृत्यु, मोहल्ले की लड़की। देखा आपने, क्या खिलंदड़ा अंदाज है। आपने क्या देखा है किसी कवि की कविता का इतना खूबसूरत खिलंदड़ा अंदाज, जहां वो मृत्यु से भी गुफ्तगू करे। जैसे मृत्यु यहाँ पर एक उत्सव हो, जैसे एक कोई ऐसा मेहमान हो जिसकी प्रतीक्षा कोई जन्मों जन्मांतर से करता आ रहा हो। इस तरीके से मृत्यु को भी प्रस्तुत कर रही है। मृत्यु जैसे कोई सखी सहेली, मोहल्ले की लड़की की सरीकी है, और स्त्रियों के लिए, खासतौर से स्त्रियों के लिए, औरों की बात नहीं है यहाँ पे, केवल स्त्रियों की बात है। अर्थात अपने जीवन की तमाम जद्दोजहद से मुक्ति स्त्री को उसकी मृत्यु के उपरांत ही प्राप्त होती है। मानो यही अनामिका जी अपनी इस कविता के माध्यम से कहना चाहती हैं, और उसको कहने का उनके पास एक सलीका है, जहां मृत्यु को सखी बनाया जा सकता है, जहां उसको गले लगाया जा सकता है, जहां उसको अपनी शक्ति भी बनाया जा सकता है। और ये शक्ति भी एक स्त्री में ही होती है कि वो ऐसा कर सके, क्योंकि उसका जीवन पल पल, उसका जीवन जो है ना, मृत्यु से ही साक्षात करते हुए व्यतीत होता है। वो ही जिसका जीवन मृत्यु का साक्षात्कार पल पल कर रहा हो, वो ही मृत्यु को बहुत प्यार से गले लगा सकता है। मानो यही कविता का मूल उद्देश्य है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे वो एक तरीके से बता रही है स्त्री के साहस की क्या पराकाष्ठा है। ये उसकी ताकत है कि वो मृत्यु से भी आंख में आंख मिला के बात कर सकती है। तो ये जो चीजें हैं, कहने का अंदाज देखिए उनका, सबसे बड़ी बात है अंदाज। कोई शोर शराबा नहीं है, कोई उपदेश नहीं है। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, हम तो फिर भी शायद मैं तो और जोर से बोल रही होंगी, कितनी सहज अभिव्यक्ति है अपने साथ बहाती हुई, एक आम बातचीत, और कितनी बड़ी बात कह गई। बस समझने की बात है। ऐसी ही समझने की बात हमें एक जगह और दिखती है कि जब वो बात करती हैं, एक और उनकी कविता है, मरती नहीं है उड़ाने। आप इसको देखें और आप जानेंगे कि बुद्ध के उपदेशों को आधार तो बनाया है उन्होंने, लेकिन उनको आज के संदर्भों से कैसे जोड़ा है। एक बाल थेरिन भी थेरियों के हॉस्टल में थी। एक दिन उसने कंप्यूटर पर तितली देखी, आज की बात कर रही है, और देखिए थेरी को लिया है, थेरी को माध्यम बनाया है, बुद्ध को भी जोड़ा है और आज के समय को भी। एक बाल थेरिन भी थेरियों के हॉस्टल में रहती थी। एक दिन उसने कंप्यूटर पर तितली देखी और कहा, ये क्या घन चक्कर है अम्मा, तितली तो इतनी सुंदर है। फिर हिटलर की मूंछों को काहे तितलीकट कहते थे। बुद्ध उधर से गुजरे, हंसकर कहा, हिटलर की मूंछों का प्रतिपक्ष थी ये तितलियां, दुनिया भर की कड़क मूंछों से लोहा लेने को तैयार। इतने में दिख गई सचमुच की तितली, जो इन दिनों जल्दी दिखती नहीं। अब बुद्ध बोले, देखो देखो, गौर से देखो, अपने नन्हे रोशन पंखों से अंधियारा काटती हुई एक तितली उड़ रही है वहां।
उड़ रही है पंख खोले हुए एक झिलमिल उम्मीद, घोर नाउम्मीदी के मेघायित आकाश में। सृष्टि के पहले आंसू की तरह कप कपा रहे हैं उस तितली के पंख। इस खफीफ कंपन में भय का स्पर्श नहीं है, सिहरन है आनंद की, जो जानते हैं उड़ने वाले ही। तितलियां मरती नहीं हैं, तितलियां मरती नहीं हैं, मरती नहीं है उड़ाने आदमी के भीतर की। अपना आकाश सिर्फ उन्नत करना होता है और हिम्मत करनी होती है पंख खोलने की। कितनी सहजता से पूरे जीवन का दर्शन दे दिया है कि स्त्री को अपने आकाश को विस्तार देना है। बस अपने परों पर, अपनी शक्ति पर भरोसा रखना है। फिर कोई भी आकाश हो, कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो, ऐसा नहीं है जिसे वो नाप ना सके। कौन सा दरिया ऐसा है जिसे वो पार ना कर सके। स्त्री सब कुछ करने में सक्षम है, मानो यही कहना चाहती हैं यहाँ पर तितलियों के माध्यम से अनामिका जी। मतलब ये है कि मतलब जो भी बात है वो यथार्थपरक बात है, आम जनजीवन से जुड़ी हुई। और बुद्ध ने उन्हीं को सराहा है। बुद्ध भी यही कहते हैं। बुद्ध के उपदेश के माध्यम से, ये नहीं बुद्ध स्त्रियों के विपक्ष में नहीं थे, स्त्रियों के पक्ष में थे उनके उपदेश, लेकिन उनको उस तरीके से ग्रहण नहीं किया गया कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान संवेदनशील इंसान होगा, और बुद्ध तो बहुत संवेदनशील थे, तो कैसे संभव है कि वो स्त्रियों की दुर्दशा से परिचित ना हो। वो परिचित थे, वो भी अछूते नहीं रहे, और तभी उन्होंने स्त्रियों के उत्थान के लिए भी मार्ग सुझाया। लेकिन यहाँ पे कहा कुछ जाता है, उसको ग्रहण किसी और रूप में लिया जाता है। तो उनके दिए हुए उपदेश होने यही चाहिए था कि सर्वग्राह्य होते, लेकिन वही है कि समाज अपने अर्थ निकालता है, अपने हिसाब से उन अर्थों को तोड़ता मरोड़ता है और फिर प्रयोग करता है, और उसी तरीके से समाज के आगे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है। मानो इसके माध्यम से कविता अनामिका जी ने एक कविता के माध्यम से कई पहलुओं को छुआ है यहाँ पर, कि वो बुद्ध के उपदेश क्या थे, बुद्ध की सोच क्या थी, और स्त्रियों का जीवन क्या होना चाहिए, उन सब के ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला। जी ज्योत्सना जी, बिल्कुल। अब इसी तरीके से आप अगला वो देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि ये बात भी कितनी सटीक कह रहे हैं कि स्त्री के जीवन में बहुत कुछ होता है, और जो छूट भी जाता है और छोड़ा भी जाता है, उसको उन्होंने फिर एक और थ्योरी के माध्यम से कहा, उत्पल वर्णा थ्योरी का था। मृगनैनी फूले फले शाल वन में अनासक्त और अभय बैठी है काहे, आ मेरे साथ आ, तुझे दिखा दूं दुनिया। मार ने कहा, मुझसे? तेरे जैसे लाख दूर्त भी इकट्ठा हो, मेरा बिगाड़ नहीं सकते कुछ। यह देह मिट्टी है, मिट्टी का क्या, चित्त मेरा ठोस पर्वत है। ठोस पर्वत वायु से विचलित कभी नहीं होते। मैं जानती हूं मैं क्या हूं, सो निंदा प्रशंसा कुछ मुझको नहीं व्यापती। एक एक पंक्ति के कितने गहन अर्थ हैं। ज्ञान ही आहार है मेरा, और शून्य ही मेरा घर, पुण्य मेरे सिंह द्वार। उड़ते पंछी का पथ मेरा पथ, तू पीछे कैसे आएगा, कैसे तू पीछे आएगा कैसे। मार ने कहा, तू कहे तो मैं अंतर्हित हो जाऊं, या तेरी बाहों पर जा बैठूं, या तेरे उदर में समा जाऊं।
तू मक्खी तो है ही, बैठे कहीं भी, लेकिन मुझे व्यापेगा कैसे? मेरा रस अंतस्थ है, माँ हूं मैं। देखिए कितनी ऊंचाई पे पहुंची है कविता। मेरा रस अंतस्थ है, माँ हूं मैं, उदर में प्रवेश करेगा तो आ तुझको नया जन्म दे दूं। मतलब मार को भी वो कहती हैं कि आ तुझको नया जन्म दे दूं। सबसे बड़ी बात है स्त्री की चाहना, उसके जीवन में उसका क्या है, वो क्या सोचती है, क्या छोड़ती है, क्या उसकी भावनाएं क्या हैं, उसकी उच्चता का भी दर्शन होता है। वो मार को भी दोबारा जन्म देने का साहस रखती है। मानो यही कहना चाहती हैं इस कविता के माध्यम से कि एक स्त्री क्या कुछ नहीं कर सकती। वो मार खाने के बाद भी अडिग रहती है, वो विचलित नहीं होती किसी भी मार से, जीवन की किसी भी मार से, सिर्फ मारने वाली मार नहीं, किसी भी मार से, बल्कि वो मार को भी नया रूप देने की हिम्मत रखती है। और यहीं आकर पुरुष चिंतित होता है। एक और आगे बात आती है, इसमें बात चलती है, बात निकलती है कि हाँ, कि पुरुष चिंतित होता है कि आखिर कौन सी ताकत है जो इतनी मार सहकर भी ये फिर जी जाती है, आंख में आंख डाल सकती है, नव निर्माण कर सकती है। तो स्त्री की इसी ताकत की गूंज है ये कविता। एक स्थित प्रज्ञ सी समाधिस्थ हो कोई, जैसे इस तरीके से जो उसमें उन्होंने दिए हैं, किसी कोई स्थित प्रज्ञ ही ऐसी बात कर सकता है कि ठोस पर्वत वायु से भी विचलित कभी नहीं होता। कहती है मेरा चित्त ठोस पर्वत है, कहती है मैं जानती हूँ मैं क्या हूँ, निंदा प्रशंसा मुझको नहीं व्यापती। तो ये ऐसा कौन कर सकता है? एक स्थित प्रज्ञ समाधिस्थ ही ऐसा कर सकता है कि जिस पर किसी भी चक्रवात का भी कोई असर नहीं होता। वो फिनिक्स ही होती है, पुनः पुनः उगाती है, अपनी राख में से फिर जन्म ले लेती है। तो ये सब यूं ही नहीं होता, क्योंकि वो जानती है अपना कर्म भी और अपना धर्म भी। तो आज तभी वो मतलब आज तक एक पुरुष समाज के लिए एक पहेली है और आदिकाल से शब्दकोशों में उसको ढूंढा जा रहा है, उसकी व्याख्याएं की जा रही हैं, लेकिन कोई भी उसे पूरी तरह परिभाषित नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके अंदर की जिजीविषा है जो उसको हमेशा जिंदा रखती है। तो इस कविता के अर्थ मेरे पास इस तरीके से पहुंचते हैं। उनकी कविताओं के बारे में जब भी मतलब मैं पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि एक नया रूप दे रही हैं, हमें सोचने का एक नया नजरिया दे रही हैं। अब मैं आपके सामने एक और उनकी कविता लेके आई हूँ। बात सब थेरियों के माध्यम से है, स्त्रियों की बात है, और लेकिन उसको बहुत सलीके से कहा है। उसके बाद मैं बस 2-3 थेरी पे बात करके और जल्दी ही इस अपनी वार्ता को समाप्त करूंगी। एक है अभिरूपा थेरी। हे भंते, नहीं जानती मेरे जीवन का हासिल क्या। हे भंते, नहीं जानती मेरे जीवन का हासिल क्या, मगर मेरे वे सारे संबंध जो बन ही नहीं पाए, वे मुलाकातें जो हुई ही नहीं, वे रास्ते जो मुझसे छूट गए या मैंने छोड़ दिए, उड़ के दरवाजे जो खोले नहीं मैंने, शब्द जो उचारे नहीं और प्रस्ताव जो विचारे नहीं, मेरे सगे थे वही जिनकी मैं सगी ना हुई। करते हैं मेरी परिचर्या इस घने जंगल में वे ही, जब आधी रात को फूलती है वह कुमुदनी मेरी हताहत शिराओं में और टूट जाती है नींद। एक पक्षी चीखता है कहीं विरह दग्ध, आसमान भी किसी आहत जटायु सा बस गिरा ही चाहता है मेरे कंधों पर।
और उमड़ता है हृदय में सन्नाटा, प्रलय मेघ सा। भंते बताइए कैसे समझे कोई, कौन सगा? बुद्ध ने कहा जिसकी उपस्थिति चित्त की लौ को निष्कंप करे, वही सगा, अभिरूप सगा वही, जो तुमको मंथर गति से सीधा चलना सिखाए, बढ़ना सिखाए, जो ऐसे जैसे कि युद्ध भूमि में हाथी बढ़ता है, बौछार तीरों की हर तरफ से झेल। स्त्री के जीवन में, हम सभी, स्त्री क्या कोई मनुष्य हो, हर एक के जीवन में बहुत कुछ छूट जाता है, बहुत कुछ वो छोड़ देता है। किसी को वो चाहती है और किसी को कोई उसको चाहता है। ऐसे अनगिनत क्षण उसके जीवन में प्रश्न बनकर खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं उससे, आखिर क्यों छोड़ा हमें अकेला? यदि उन क्षणों में कोई निर्णय ले लिया होता तो आज जीवन दूसरा होता। ये एक इंसान अपने जीवन एक मोड़ पर आकर सोचता है, विचारता है, तो वो सोचता है कि उस वक्त अगर हमने कोई निर्णय लिया होता आज जीवन दूसरा होता, क्योंकि जीवन एक इंसान को एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिला करता। ऐसे में प्रश्न यही उठता है कि क्यों नहीं इंसान एक भरपूर जीवन जी सकता, और उसका जवाब कवित्री बुद्ध के माध्यम से देती है कि जीवन वो ही सार्थक है जो कटीली डगर पर चलता हुआ अपनी राह ना छोड़े, अर्थात वो गलत राह को ना पकड़े, छल छद्म को ना पकड़े, और वो ही पार भी पहुंचता है। पार पहुंचना यानी वो ही अनुकरणीय होता है, वो ही वंदनीय होता है। वरना लाखों लोग हैं, रोज कीड़े मकोड़ों से जन्मते भी हैं और मरते भी हैं, लेकिन जीवन का मतलब क्या वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए, उसको परिभाषित किया है इस कविता के माध्यम से। मैं यहाँ पे खाली स्त्रियों की बात नहीं कर रही, इस कविता में तो खास तौर से, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ये तो एक व्यापक फलक लिए हुए कविता है कि इंसान को जीवन कैसा जीना चाहिए। और यहाँ पे भी कोई शोर शराबा नहीं, कितनी सहजता से कितनी गहन बात कह जाती है। ये उनको मतलब कहीं उपदेशक बन के नहीं आई हैं, वो आई हैं एक सखी सहेली बन के, एक मार्गदर्शक बन के, और हर बार एक नई लकीर खींचती हैं, एक बड़ी लकीर खींचती हुई आगे बढ़ती हैं। और उसकी एक और झलक है, आप देखेंगे उनकी एक बहुत छोटी सी कविता है, बहुत छोटी छोटी हैं दो कविताएं, लेकिन बड़ी बात कहती हुई, जिसके लिए मुझे कुछ कहने की शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको पता लगेगा कि कितनी गहन अध्ययन और उनकी दृष्टि है कि जहाँ वो गागर में सागर भर देती हैं कविताओं में, कितना गहरा उतरी होंगी वो, कि क्या होना चाहिए था और क्या हुआ, ये समझने वाला है इन कविताओं में जो मैं अब पढ़ूंगी। कि स्त्री के पक्ष में कुछ बदलाव लाने चाहिए थे या हुए जो भी, या किसी ने किए, उनके अर्थ कैसे बदले गए वो आप देखिए, और उनको समझना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। एक है सुजाता थेरी। मेरे वाले ने कहा रहना है नतमस्तक साथ चलो, रहना है नतमस्तक साथ चलो, और करने हैं कुतर्क जो इसी तरह, तो भाड़ में जाऊं चूल्हे भाड़ में, पर अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ता। हाँ, उड़कर आंख जरूर फोड़ सकता है भड़ भूंजे की। उसने सुना और फोड़ दिया मेरा माथा, कि सत्य सुनने की उसमें ताकत नहीं थी। देखिए कितनी बड़ी बात एक चंद शब्दों में कह गई। और उससे आगे की बात, ये तो स्त्री आदिकाल से सहती आई है, और उससे आगे की बात अगली उसमें कहती हैं तिलोत्तमा थेरी के माध्यम से, तुम्हारा सुधार नहीं
व्यर्थ मैंने ऊर्जा जाया की। खासे संताप से उसने कहा और चला गया। जब वह चला ही गया, राम मोहन राय, ईश्वर चंद, कारवे, रानाडे, ज्योतिबा फुले, पंडिता रमाबाई, सावित्रीबाई मुझसे सब मिलने आए। उन्होंने मेरा माथा सहलाया और बोले धीरे से, इतिहास के सुधार आंदोलन स्त्री की दशा को निवेदित थे। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इतिहास के सुधार आंदोलन स्त्री की दशा को निवेदित थे और सुधरना किसे था यह कौन कहे। और सुधरना किसे था यह कौन कहे। मतलब कि जो सुधार आंदोलन कोई भी होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है और उनको लिया क्या, मतलब उनके अर्थों को किन संदर्भ में लिया जाता है कि उनके अर्थ ऐसे बदल दिए जाते हैं कि इंसान सोच ही नहीं सकता। जो हम आज भी देखते हैं कि कोई अगर ज़्यादा दूर ना जाए कि हमारे फेसबुक पे भी अगर कोई एक बात कहता है तो उसके सब अपने अपने अर्थ लेने लग जाते हैं, उनके अपने अपने सोच के मुताबिक अर्थ निकालने लगते हैं और वहीं उस अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, बिना ये जाने कि सामने एक बार सामने वाले से पूछ तो लो कि आप उस क्या आपके कहने का क्या अर्थ था। लेकिन हम नहीं करते ऐसा। हम अपने हिसाब से अर्थ निकालते हैं और उनका उसको एक तरीके से हम समाज के लिए उदाहरण बना देते हैं कि अब इस पे मार्ग पर चलिए, इस बात का ये अर्थ है, बस हम उतने तक सीमित रह जाते हैं। सीमित नहीं रहना, उसके असीमित अर्थ होते हैं और बहुत गहन अर्थ भी होते हैं, जैसा कि यहाँ पर इस कविता के माध्यम से अनामिका जी ने प्रस्तुत किया है। तो कहने का अर्थ ये है कि वो जब भी कह रही हैं बहुत गहन अर्थों को समेटे हुए कह रही हैं बात को। अब उन्होंने इसको कविता संग्रह को 3 भागों में बांटा है, जो जिसमें पहला भाग की तो ये थी थेरी गाथा से रिलेटेड, दूसरे में आ जाती है ये मुजफ्फरनगर है सखियों। इसमें वो अपने जीवन के देखे भोगे हुए क्षणों को, जो उन्होंने जिया है या उन्होंने अपनों को देखा है, उनके क्रियाकलापों को देखा है, वहाँ जीवन कैसा है, कुछ खास लोगों की क्या प्रवृत्तियां हैं, उन सबको उन्होंने इसमें रेखांकित किया है। इन कविताओं के माध्यम से उन्होंने समाज की सोच पर जैसे सहजता से एक थपकी सी दी है। जैसे अब उनकी बुआ हो, उनके सहपाठी हैं, युद्ध हो या सिलाई शिक्षिका हो, मतलब या कोई पिता है, वो सबको जीवन के तमाम आयामों को उन्होंने इसमें संजोया है, जो उनकी यादों में कहीं ना कहीं अपनी एक जगह सुरक्षित किए हुए थे, उनको कविताओं के माध्यम से उन्होंने उतारा है। और जैसे कोई भी परिस्थिति भी है, मान लो मनुष्य ही नहीं, परिस्थितियां भी उस समय की जो हों, उन पे भी उनकी लेखनी बखूबी चली है और उनका अंदाज वही है, बिल्कुल बतियाता हुआ, आम बोलचाल की भाषा में। और आम बोलचाल भी ऐसी जैसे 2 सहेलियां ही बात कर रही हैं और जैसे वो खुद से ही संवाद कर रही हैं, वो अपनी स्मृति से संवाद कर रही हैं। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ अलग सा आप पढ़ रहे हैं, आपको बहुत जोर पड़ रहा हो कि इसका क्या अर्थ होगा, नहीं, बहुत सहज प्रवाहित है, धारा प्रवाह लेखन है। ऐसे ही एक कविता है प्रसूति गृह में पिता, अपने एक पुराने छात्र के लिए जो अब नया पिता है। बड़ी प्यारी कविता है कि उसके माध्यम से आज का पुरुष कैसा होना चाहिए, एक स्त्री कैसे पुरुष की कल्पना करती है और कैसे पिता होना चाहिए और अपने बच्चे को क्या संस्कार देने चाहिए कि कल वो कैसा बने, उसकी पूरी झलक आपको इसमें दिखाई देती है कि कितना परिपक्व होनी चाहिए उसकी मानसिकता। आप इसको मैं सोच रही हूँ थोड़ी आपको सुनाती हूँ क्योंकि कविता थोड़ी सी बड़ी है। सिनीवाली शर्मा नमस्कार, अतीत दौलत जी नमस्कार, स्वागत है आप सबका। बीच में मैं आप लोगों के नाम देख नहीं पा रही हूँ बीच बीच में, लेकिन
इसमें व्यवधान होगा इसलिए। डॉक्टर ने कहा, देखिए आज के संदर्भ से जुड़ा हुआ। डॉक्टर ने कहा, वक्त बदल गया, आप लेबर रूम में जाएं। पितृत्व भी बड़ा अनुभव है जीवन का, साक्षी बने जन्म का। थोड़ा लजाता हुआ मैं भीतर गया तो वह पहचान में नहीं आई। पीड़ा के उत्कर्ष पर भी उसने कहा मुस्कुराकर, देखो तो क्या मेरा हाल हुआ। दो दो दिल धड़क रहे हैं मुझ में, चार चार आंखों से कर रही हूँ आंखें चार मैं महाकाल से। कहती हुई वह फैल गई पूरी पृथ्वी पर। उसके आवेग से थरथरा उठे सब पर्वत। ठेल दिया उसने पहाड़ों को पैरों से एक तरफ। उठ रही थी उससे एक ऐसी उछासें, कांप कांप उठते थे उसकी उछासों से जंगल। इंद्रधनुष के 7 रंगों से था वह बिछौना सोना मौना। जन्म ले रहा था वो नया पुरुष। उसके पातालों से जिसका खाका खींचती थी वह रोज सुबह मुझे चाय देती हुई। कहती थी आकाश में जगता सूर्य देखकर, बेटी हो तब तो चिंता ही नहीं, बेटा अगर हो तो हो सुबह का सूरज। सुबह का सूरज, उसमें प्रचंडता नहीं हो, लोभ क्रोध और कामनाओं के अतिरेक से पीड़ित ओजोन छिद्र भेदता अतिशय पुरुष नई धरती के किस काम का। खुद अपना पुरुष गढ़ेगी नई धरती अब। स्वस्थ होंगी धमनियां उसकी और दृष्टि सम्यक। उसके उन उन्नत पहाड़ों से फूटेगी जब दुधैली रोशनी वह पिएगा। अंधियारा इस जग का अंजन बन उसकी आंखों में सजेगा। झूलेगी अब पूरी कायनात झूले से, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा नया पुरुष। संबुद्ध प्रज्ञा से शासित अनुकूलित, प्रज्ञा का प्यारा भरतार। प्रज्ञा को सोती हुई छोड़कर जंगल, इस बार लेकिन वह नहीं जाएगा, वह नहीं जाएगा। मैं आपको यहीं तक सुना रही हूँ। तो कितना गहन अध्ययन और दृष्टि है, आप इस कविता के माध्यम से समझ सकते हैं कि कितनी परिपक्व दृष्टि है उनकी, कि कैसे पुरुष की कल्पना आज के समाज में आज की स्त्री को करती है और करनी चाहिए। कैसे संस्कार अपने बच्चों को देने चाहिए कि उसकी दृष्टि जो है समानता पर आधारित हो, भेदभाव से परे हो, अपने अहम से नीचे चले। वो चाहती है कि पुरुष जो हो ना वो आगे चले ना वो पीछे चले, वो उसके साथ चले। ये है उनकी दृष्टि, और एक उनकी नहीं, उन्होंने सब स्त्रियों की दृष्टि को एक कविता में परिभाषित कर दिया है। तो ये मैंने उनके दूसरे खंड से कविता लेके आपको उसका एक मतलब वो दिखाया है। इसी में एक और है, बड़ी छोटी सी कविता है लेकिन बहुत कुछ कह जाती है, कि उसका है शीर्षक है पगड़ी। ये शायद इनके चलो दिल्ली चलो खंड की है। इसमें भी उन्होंने बहुत से मतलब दिल्ली के, देखिए मुजफ्फरपुर का एक अलग परिवेश था, वहाँ की अलग संस्कृति है, ऐसे ही दिल्ली का क्या है। तो इस खंड में उन्होंने दिल्ली का परिवेश और संस्कृति को प्रस्तुत किया है। तो उसमें दिल्ली के रंगों को भी उसी तरीके से उन्होंने महसूस किया है जैसे मुजफ्फरपुर के मतलब रंगों को सहेजा है, या वहाँ के जिस दृष्टि से उसको देखा है उसी दृष्टि से वो दिल्ली को भी देखती हैं, और दिल्ली के माध्यम से यहाँ के समाज को, संस्कृति को भी परिभाषित करती है। उनकी दृष्टि कितनी व्यापक है, कोई एक क्षेत्र विशेष में सीमित नहीं है। तो यहाँ पे वो पगड़ी
कविता है का शीर्षक है, उसके माध्यम से कितनी गहरी बात कह रही हैं। आजी कहती, भूले से भी कुछ ऐसा मत करना बेटी जिससे उछल जाए बाबा की पगड़ी। जब भी बाबा जाते बाहर धीरे से पगड़ी उठाते, मैं भी मचल जाती। फिर आजी समझाती, जा तो रही है तू, सिर चढ़ा रखा है तुझको ही, तू ही है बाबा की पगड़ी। भैया आगे आगे दौड़ता, खिड़की पर खड़ी खड़ी मैं सोचती, सिरमौर मैं हूँ बाबा का, मैं ही तो हूँ उनकी छाया कलंगीदार। माथे पर चटके प्रचंड धूप, तब भी मैं उनको लू नहीं लगने देती। जब बाबा नहीं रहे, भैया का मुकुट बन गई बाबा की पगड़ी। लेकिन अब हालात ऐसे हैं, एक पगड़ी मुझे भी चाहिए, 7 महीने का एडवांस, ऊपर से पगड़ी। इंटरनेट पर सूचना है, किराए का घर चाहिए तो ये पगड़ी देनी ही होगी। सर्च, क्लिक क्लिक, सर्च क्लिक, कर लूंगी इसका भी इंतजाम। जैसे कि मजदूरनी रखती है गमछे के गोले में, जैसे कि मजदूरनी रखती है गमछी के गोले पर बालू की लकड़ी, मैं सारी दुनिया उठा लूंगी माथे पर, मैं सारी दुनिया उठा लूंगी माथे पर, अपने ही आंचल की बांधे हुए पगड़ी, अपने ही आंचल की बांधे हुए पगड़ी। मतलब स्त्री जीवन और समाज की भ्रुकुटी पर खींची रेखाओं पर गहरे कटाक्ष करती हैं। वो इस पगड़ी के माध्यम से उन्होंने कितनी गहरी बात कह दी। पहले वो समाज की सोच को बता रही हैं और उसके बाद कितना गहरा कटाक्ष कर रही हैं। वो यही उनकी खासियत है कि वो कोई भी बात है बहुत सहजता से कहने की पक्षधर हैं। उन्होंने इसी बात को रेखांकित किया है कि स्त्री को बचपन से ही इस तरह पोषित किया जाता है कि वो स्वयं को उसी घेरे में बांधे रखे। जबकि स्त्री पहले की हो या आज की हो, वो जानती है अपने सर पर हर तरह के बोझ को ढोना, और ये भी जानती है उसको माथे का तिलक कैसे बना सकती है। तो ये स्त्री की क्षमता है, कितनी सक्षम होती है वो ये बता रही हैं पगड़ी के माध्यम से। पगड़ी का अर्थ खाली एक पगड़ी जो लोग पहनते हैं उस तक नहीं है। पगड़ी का अर्थ केवल वहाँ तक नहीं है कि तुम हमारे घर की लाज हो, वहाँ तक भी नहीं है। पगड़ी का अर्थ वहाँ तक भी नहीं है यहाँ पर कि जो उन्होंने कहा कि पगड़ी यहाँ पे उन्होंने शहर की पगड़ी का को भी रेखांकित कर दिया। आप देखिए समाज को भी कर रही हैं, शहर की दृष्टि को भी परिभाषित करती चल रही हैं और एक स्त्री की दृष्टि को भी परिभाषित करती चल रही हैं। ये है एक लेखिका का सबसे बड़ा, एक कवित्री का सबसे बड़ा दृष्टिकोण, जो मैं समझती हूँ कि हम सबको समझना चाहिए कि कोई बात कहो तो उसके कितने गहन अर्थ निकलने चाहिए। इसी तरीके से एक कविता उनकी आती है नमक। नमक में भी वो यही, जैसे एक नमकनामा पूरा का पूरा वो लिख देती हैं कि जहाँ पर नमक जो है वो दुख है धरती का भी और उसका स्वाद भी है। तो और सबसे बढ़िया सबसे अच्छा नमक वो क्या कहती हैं, ईश्वर के आंसू और आदमी के पसीने को, कि वो नमक है जिससे दुनिया बची रही। आपके समझने का, आपके सोचने की, आपकी प्रज्ञा कहाँ तक जाती है, आपका विवेक कितना जागृत है, उसको दर्शाता है ये कविता संग्रह, जहाँ पे उन्होंने खाली एक जीवन, जैसे एक जीवन काव्य लिखा है, जहाँ स्त्री और सृष्टि दोनों पर संपूर्ण दृष्टि डाली है। समाज में व्याप्त जो विद्रूपताएं हैं उनको सहजता में उजागर किया है, वो कहीं भी उग्र नहीं हो रही हैं। अपने खिलंदड़े स्वभाव से और वो सबको समाज की विद्रूपताओं से
परिचित कराती चल रही हैं, फिर समाज की विसंगतियों से मिलवाती भी चल रही हैं और उन पर गहरे कटाक्ष भी करती चल रही हैं। तो ये जैसे आज के नए कवियों को, लेखकों को एक दृष्टि भी दे रही हैं कि लेखन हो तो कैसा होना चाहिए, और साथ में वो ये भी बता रही हैं कि एक स्त्री का आकलन करना आसान नहीं होता, उसके अंदर और बाह्य प्रकृति में कितना उसे साम्य बनाना होता है। ये प्रक्रिया कोई आसान प्रक्रिया नहीं होती, और अनामिका जी इस कार्य में सिद्धहस्त हैं। तो मित्रों, आज मैं इस कविता संग्रह के साथ अपनी बात रखने आपके समक्ष आई, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब मेरे साथ बने रहे और मेरा हौसला भी बढ़ाते रहे और सुनते भी रहे। अनामिका जी को एक बार फिर जन्मदिन की बहुत 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 बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ, और हमें उनके लेखन से अनवरत उनका लेखन चलता रहे और हम उनको पढ़कर नित्य समृद्ध होते रहें। इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप सबका बहुत समय लिया मैंने, और सब लोग जो उपस्थित रहे, आप सबकी हृदय तल से शुक्रगुजार हूँ। नमस्कार।